मम्मी जी, बहू कोई झाड़ू नहीं कि काम निकल गया तो किनारे कर दिया। सुनिए, कई दिनों से कह रही हूँ कि बगल वाली दुकान से मेरे लिए एक फुल झाड़ू ला दीजिए। पहले वाला झाड़ू छोटा हो गया है। अब झुककर साफ सफाई करने में कमर में दर्द होता है। और हाँ, जाले साफ करने के लिए जो लंबी लकड़ी वाली झाड़ू आती है वो भी ला दीजिएगा। नुक्कड़ पर मर्दों की भीड़ इकट्ठा रहती है तो मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। बस इतनी तो मदद कर दीजिए मेरी। रीमा अपने पति अमित से कहती है। अमित बोले, कई बार तुमसे बोला हूँ कि कम से कम झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली लगा लो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। आए दिन कोई ना कोई घर में मेहमान आते रहते हैं, फिर सब घर का सारा काम भी करना होता है। कितना मुश्किल हो जाता है। पैसों का क्या है, वो तो किसी महीने ज़्यादा और किसी महीने कम आते जाते रहते हैं। अब थोड़ा आराम करो, अपने शरीर को आराम दिया करो। घर के काम कम नहीं होते हैं, पर तुम औरतों को खुद पर दया भी नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? कहो तो झाड़ू भी लगा दूं। रीमा बोली, ना बाबा ना, पाप लगाओगे क्या? और ज़रा धीरे बोलो, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो मेरी क्लास ले लेंगी। और आप ये देखो, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है काम वाली कम पैसे लेती है? अरे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी 3-4 हज़ार लेती है। अमित बोले, 4 हज़ार बचाकर क्या कर लोगी? कहीं 4 हज़ार बचाने के चक्कर में दवाइयों में 40 हज़ार ना खर्च हो जाए। रीमा बोली, शुभ शुभ बोलिए, उतने पैसे बचाकर मैं क्यों ना अपने बेटे बबलू को ट्यूशन लगा दूं। वैसे भी घर का काम करने में मेरा भी व्यायाम हो जाता है। बस आप झाड़ू ला देना। इतना कहकर रीमा रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कोचिंग सेंटर जाने से पहले अमित रीमा के लिए दोनों झाड़ू लाया। तभी उसकी सास विमला जी बोली, अरे अमित, झाड़ू तो घर में है ना, फिर नया झाड़ू लाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी झाड़ू हम दिवाली के समय लाते हैं। अब तुम्हारे घर में ना तो इतनी गंदगी होती है और ना ही इतने पैसे हैं कि साल में एक झाड़ू खत्म हो जाता है। अमित कुछ कहता उससे पहले रीमा बोली, ले आए, बहुत अच्छा किया। बबलू स्कूल चला जाएगा, फिर आज घर की अच्छे से साफ सफाई करूँगी। विमला जी बोली, बहू, भगवान ने तुम्हें तार जैसा लंबा तो किया नहीं है, फिर थोड़ा झुककर झाड़ू लगा लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाकर कमाई करता है और तुम उसे झाड़ू में खर्च कर रही हो। रीमा कुछ कहती उससे पहले अमित बोला, माँ, आप भी हद करती हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे झाड़ू ने उसने मुझसे हीरो का हार मंगवा लिया है। चलो रीमा, मुझे नाश्ता दे दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। अमित और बबलू के जाने के बाद रीमा ने नए झाड़ू को सड़क के किनारे अच्छे से झाड़ा ताकि उसका भूसा निकल जाए, वरना घर में हर जगह नए झाड़ू का भूसा ही भूसा दिखता। फिर अच्छे से रीमा ने साफ सफाई की, फिर झाड़ू को घर के एक कोने में रख दिया। सारा काम हो गया तो रीमा पंखे के नीचे बैठकर अपने आंचल से पसीना पोंछ ही रही थी कि तभी विमला जी आई और बोली, बहू, अब ये झाड़ू कम से कम दिवाली तक चलाना। दिवाली से पहले नया झाड़ू नहीं खरीदना। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे कहाँ रखा तुमने झाड़ू? रीमा बोली, मम्मी जी, झाड़ू को तो मैंने दरवाजे के पीछे रख दिया है। और अगर झाड़ू टूट जाए तो क्या उसे दिवाली से पहले नहीं ले सकते? अरे, जरूरी है लक्ष्मी जी को दिवाली में ही बुलाना? उससे पहले भी तो वो हमारे घर आ सकती हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपने कमरे में नहाने चली गई। समय के साथ साथ विमला जी और रीमा की नोकझोंक और टोका टोकी चलती रही। अमित अच्छे मेधावी छात्र थे, परंतु सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण उसने एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया। अब उसी से घर बार चलता था। रीमा कुछ करती नहीं, परंतु अपने तरीके से वो अपने पति की पूरी मदद करने की कोशिश करती। समय बीता। एक रोज़ विमला जी ने कहा, बेटा, इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ कि प्रिया बेटी को यहीं पर बुला लेती हूँ। अमित बोला, माँ, पर वो तो हर साल भाई दूज पर आती है और गर्मी तो इस साल हर जगह पड़ रही है। यहाँ कौन सी बर्फ़ गिर रही है? विमला जी बोली, अपनी पत्नी के लिए अगर कुछ करना रहे तब तो तुम्हारा मुंह नहीं बनता। बहन को 1 महीने के लिए बुला क्या रही हूँ, तुम्हारे पसीने छूटने लगे। अमित बोला, माँ, आप जानती हैं कि हमारे घर में कोई काम वाली नहीं लगी हुई है और गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही है
कि घर का काम करना रीमा के लिए भारी पड़ रहा है। ऊपर से आप मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। 2 ही कमरे में एसी लगा है। अब आप बताइए सब इंतजाम कैसे होगा? तभी रीमा आई और धीरे से बोली, जब मम्मी जी का मन है तो बुलाने दीजिए ना, हम सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है, ये तो कम नहीं होने वाली। आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और जाइए काम पर। इतना कहकर रीमा ने अमित को विदा किया। अमित के जाते ही विमला जी बोली, अमित के सामने तो तुम बहुत जोर देकर बोल रही थी कि सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। अब क्या अपनी ननद से झाड़ू पोछा करवाओगी? अरे बेटी घर की मेहमान भगवान समान होती है, पता है कि नहीं तुम्हें? रीमा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, घर का काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ और बेटी भगवान समान होती है तो आप ही के अनुसार झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है, तो एक बहू का स्थान कहाँ होता है? घर के कोने में। और आप ही तो कहती हैं कि ये घर प्रिया दीदी का भी है, तो अपने घर में छोटे मोटे काम करने में कैसी शर्म? क्या ननद बस नेग लेने के लिए होती है? भाभी की कुछ मदद नहीं करेगी? और अगर मदद कर भी देगी तो ओहदा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ननद को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो दूसरे काम करने चली गई। लगभग 2 हफ्ते बाद 17 मई को आखिरकार विमला जी ने अपनी बेटी प्रिया को बुलवा लिया। आते ही प्रिया बोली, हाय हाय मम्मी, आपने तो कहा था कि यहाँ अच्छा लगेगा, कितनी गर्मी है यहाँ भी। आप लोगों ने हॉल में एसी क्यों नहीं लगवाया? और मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो कमरे में बैठूंगी। भाभी, शरबत पानी जो कुछ भी है वहीं ले आओ। इतना कहते ही वो माँ का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। 2-3 दिन तक प्रिया कमरे से ही बैठी बैठी अपनी फरमाइश करती। बस सुबह 8 से 10 बजे तक वो कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए निकलती। जैसे ही धूप तेज होती तो वो वापस अपने कमरे में चली जाती। 2 दिन बाद रमा के बेटे का जन्मदिन था। रीमा ने सोचा कि घर के लोग रहेंगे तो कुछ अच्छा बनाती हूँ, पर ये क्या, प्रिया विमला जी ने अपने आसपास के रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। यह देखकर अमित बहुत नाराज हुआ। माँ बहन के सामने बोला, तुम लोग देख रही हो ना कि कितनी गर्मी पड़ी है। पूरे दिन तुम दोनों कमरे में रहती हो, रीमा को एक पल आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि रात में भी तुम सब बच्चों को हमारे कमरे में भेज देती हो। मुझे और रीमा को नीचे गद्दे पर बिछाकर सोना पड़ता है। माँ, आप क्या बच्चों को अपने कमरे में नहीं सुला सकती? बच्चों के लिए नीचे गद्दा बिछा दीजिए। क्या दिक्कत है, हमारे कमरे में बबलू भी रहता है। प्रिया बोली, भैया मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? चिंता मत कीजिए, आपका खर्च नहीं होगा और ये घर मेरा भी है, ये मत भूलिए। अमित हंसकर बोला, आजकल की बेटियां अधिकार लेने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं, पर जिम्मेदारियों के समय दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। ठीक है, जब यह घर तुम्हारा है और तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो व्यवस्था भी तुम ही करो। हम लोग एक कोने में रहेंगे, फिर तो ठीक है ना? फिर यह अमित अपने कमरे में चला गया और रीमा भी पीछे पीछे चली गई। रीमा ने अमित को समझाया, कुछ रोज की तो बात है, क्यों रिश्ते खराब करते हैं आप? मैं कर लूँगी ना सब। अमित बोला, कर लूँगी क्या और कितना कर लोगी? मुझे अपनी बहन पर नहीं, अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा है। अपनी बेटी का पसीना दिख रहा है, पर बहू पसीने से लथपथ है, वो नहीं दिख रहा। करो जो करना है, बाद में जब कमर का दर्द बढ़ेगा तो मेरे पास रोने मत आना। इतना क्या, घर से बाहर चला गया। सभी रिश्तेदार आए। रीमा ने रोटी चावल सलाद और चटनी सब घर में बनाया और सब्जी बाहर से मंगवा ली। एक बार नहीं कही, कहने आई कि आप पैसे मत खर्च कीजिए, मैं मंगवा लेती हूँ। आखिर रीमा अकेली क्या कुछ करती। जब केक काटने की बारी आई, सब वहाँ थे। किसी ने रीमा को एक बार नहीं कहा कि आप भी आ जाओ। सब फोटो खिंचवा रहे थे। रीमा भी सबके साथ ही। कैमरामैन बोला, एक साथ इतने लोग नहीं आ पाएंगे। विमला जी झट से बोली, बहू पहले हमें फ़ोटो खिंचवाने दो, तुम बाद में खिंचवा लेना। रीमा बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और जैसे झाड़ू की सही जगह घर के कोने में होती है, रीमा की आंखों की नमी और कोई नहीं देख पाया, लेकिन अमित ने महसूस कर लिया। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाहर ठंडी हवा चल रही है, हम घूम कर आते हैं। रीमा बोली, अभी इतने सारे लोग हैं घर पर। अमित बोला,
किसी को हमारी नहीं पड़ी है, सब अपने में मस्त हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों बाहर टहलने चले गए। रीमा उन बातों को भूल गई। 3 दिन बाद सारे फोटो बनकर आए। प्रिया रीमा पर कटाक्ष करती हुई बोली, भाभी आप एक भी फोटो में मुस्कुरा नहीं रही हैं और ना ही दिख रही हैं, कहाँ चली गई थीं? लग रहा है आपको कोई खुशी ही नहीं थी। रीमा चुप थी। अमित भी वहीं बैठा था। अमित बोला, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी भाभी की याद आ गई। उस रोज़ तो जब तक खाना बनाना और खिलाना था तुम भाभी को ढूंढ रही थी, उसके बाद तुम्हें अपनी भाभी की एक बार भी चिंता नहीं हुई कि सबके साथ उसे भी पूछ ले। एक बात कहूँ प्रिया, अगर यही स्वभाव रहा तुम्हारा तो वो समय दूर नहीं जब ससुराल में तुम भी एक कोने में पाई जाओगी। विमला जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अमित बोला, माँ जितना बेटी के लिए सोचती हो ना, कभी बहू के लिए भी सोच लिया करो। बहू भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, कोई झाड़ू नहीं कि मतलब निकल जाने के बाद एक कोने में रख दिया। अरे लोग झाड़ू को भी घर के कोने में खड़ा नहीं रखते, पर आपने तो अपनी बहू को अपने परिवार से एक कोने में कर दिया। याद रखिएगा, जब ज़रूरत होगी तो यही काम आएगी। पर मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। सबसे सुख के लिए अपनी पत्नी का अपमान और बलिदान दोनों नहीं देख सकता। इतना कहकर अमित वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रीमा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसे आराम की ज़रूरत है। अब सारा भार विमला जी पर आ गया। अगले ही दिन प्रिया बोली, माँ मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। विमला जी बोली, प्रिया तू तो बहुत मतलबी निकली। अब तक बहू इतनी गर्मी में थी तो सब कुछ करती आई, अब उसे ज़रूरत है तो तुम भाग रही हो। सही कहता है अमित, घर की लक्ष्मी बेटी नहीं बहू होती है, और उसकी जगह झाड़ू की भांति घर के कोने में नहीं बल्कि हमारे दिल में होनी चाहिए। जाओ और अपना घर संभालो। अब तुम बस भाई दूज पर ही आया करना, क्योंकि मेरी बहू अब सबके नखरे नहीं उठा सकती। शाम तक प्रिया वापस घर चली गई। जैसे तैसे विमला जी ने सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाया। उस रोज़ विमला जी को एहसास हुआ कि इतनी गर्मी में भी बेचारी रीमा सबके लिए क्या कुछ नहीं करती थी, पर चेहरे पर परेशानी तक नहीं आने देती थी। वो रीमा के पास बैठी और उसके सिर पर तेल रखते हुए बोली, बहू मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अरे तुम्हारा भी तो शरीर है, वो भी तो थकता है, पर तुम हो कि उसकी बात सुनती ही नहीं हो। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी जैसी सास बहू को लक्ष्मी बनाकर हम घर तो ले आती हैं, परंतु मन में जगह ना देकर झाड़ू की भांति घर के एक कोने में ही रख देती हैं। तभी तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बुढ़ापे के बुरे वक्त में को न्योता देते हैं। विमला जी की बातें सुनकर रीमा की आंखें भर आई और वो विमला जी से लिपटकर फुट फुट कर रोई। विमला जी बोली, बहू अब तुम बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी और बेटी हो, तो अब अपने आंसू पोंछ लो। अब ये माँ तुम्हें कभी रोने नहीं देगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।